हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 का हम लोग ईवीएस के टोटल जो है आज हम लोग 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इससे पहले जो है सीडीबी का वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे आप लोग सीटेट के नाम पे आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, वहाँ पे आप लोगों को वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग टोटल जो है 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। 30 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, जो कि इस बार जो एग्जाम हुआ है तो वही सारे क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे कि ईवीएस जो कि पर्यावरण में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है बेल आइकन का बटन जो है उसे भी प्रेस करें, ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाएंगे तो आप तक सबसे पहले उसका आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक। यदि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो आप लोग को 1 या 2 सेकेंड मुश्किल से आपको टिक करने में लगे होंगे। तो फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं? तो एक पहेली है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। वह पहले अपना साइज बता रहा है, मैं पतला सा हूँ और छोटा सा हूँ और कलर मेरा भूरा भी है और काला भी है। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, जब भी आप गरम घी में उसे डालेंगे तो वह जो है एक तरह से खुशबू फैलाएगा। दही और जलजीरे में भून कर डाला भी जाता है, सोचो सोचो कौन हूँ मैं? तो इस पहेली का आपको आंसर देना है कि यह कौन सा मसाला है जो इस तरह का उसका रूप, रंग और वेशभूषा होता है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा। जैसे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है हल्दी, दालचीनी, जीरा, लौंग। तो बताना है कि कौन सा। तो ऑप्शन नंबर 3 पे आप लोग यदि जाएंगे, ऑप्शन 3 पे है आपका जलजीरा। ऑप्शन 3 पे है आपका जलजीरा, सॉरी जलजीरा बोल रहे, जीरा। तो ऑप्शन 3 पे है आपका जीरा। तो यदि आप लोग जीरा को टिक करेंगे तो बिल्कुल ही, यदि जीरा के बारे में आप लोग थोड़ा सा सोचिए, यदि आपको गर्म तेल में जीरा आप लोग यदि डालते होंगे तो कितना ज़्यादा खुशबू फैलाता है। और इसे जो है दही में भूनकर भी डाला जाता है, और ये भूरा भी होता है और काला भी होता है, तो और पतला भी होता है और छोटा भी होता है। तो जीरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आप लोग टिक कर सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथेन। तो ऑप्शन नंबर 4 CH4 यानी कि मीथेन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीएनजी का मुख्य घटक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक मैथ के सवाल से रिलेटेड है। इस तरह का जो है, मतलब कि ईवीएस में इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इस सवाल को बना सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जब निकालेंगे तो यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर निकलेगा। आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक जो है एक रीजनिंग टाइप का सवाल आता है, तो इसे भी आप लोग बनाएंगे तो इसका भी आंसर राइट आंसर है, आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर ठीक दक्षिण हो जाएगा। तो आप लोग इसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे करने में टाइम लगेगा, तो आप लोग इसे देख करके बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पक्षियों का युगल, मतलब 2-2 पक्षी दिए गए हैं एक ऑप्शन में, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा पक्षी का युगल जो है, मतलब 2 पक्षी है जो हमारे दृष्टि से 4 गुना, मतलब कि तेज, यानी कि 4 गुना दूर की दृष्टि, दूर की वस्तुओं को वह क्या कर सकती है, देख सकती है। जैसे ऑप्शन ए में है कौवा और उल्लू, ऑप्शन 2 में है चील और गिद्ध, ऑप्शन 3 में है आपका कलचीड़ी और गरुड़, ऑप्शन 4 में है बसंत, गौरी और कौवा। तो ऑप्शन 2 को हम लोग देखेंगे चील और गिद्ध। तो ऑप्शन 2 जो है चील और गिद्ध जो है ये हम लोगों से
मतलब कि 4 गुना अधिक दूर तक ये क्या कर सकता है, देख सकता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, चील और गिद्ध। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले युगल जोड़े को चुनिए कि मच्छर के द्वारा कौन सा रोग होता है, जैसे मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगुनिया। जैसे ऑप्शन ए आप लोग यदि पढ़े होंगे मलेरिया और डेंगू, तो यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मच्छर के द्वारा होता है, मलेरिया और डेंगू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन भी देखिए एक तरह से मैथ से ही रिलेटेड है। किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा हुआ, पैमाना में 1 सेंटीमीटर बराबर दिया गया है आपका 950। तो 950 मीटर दिया गया, तो पूछ रहा है कि 19.2 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा। तो आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लोग निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 18 किलोमीटर। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उसको जो है आपको किलोमीटर में चेंज कर दीजिएगा। तो इस तरह से 18 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया गया है। जैसे इस क्षेत्र में, मतलब किसी एक क्षेत्र की जो है प्रॉपर बात कर रहा है, उसमें जो है घरों का कुछ बताया जा रहा है किस तरह की घरें हैं। तो आपको बताना है कि वह किस राज्य में इस तरह का घर होता है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है और इन दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है। घरों की छतों को कंटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो बताना यह राज्य होना चाहिए, मतलब कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। आप लोग को थोड़ा सा मन में आया होगा कि राजस्थान, जैसे इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होता है। राजस्थान में वैसे भी मरुस्थल पाया जाता है और कटीले मतलब कि झाड़ियाँ भी पाई जाती है। तो इस तरह से आप लोग ऑप्शन 3 पे जाएंगे तो राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है। तो चार चिनारी एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है पर्यटक स्थल है। तो बताना है कि ये किस राज्य में है और ये जो है चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ। तो हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर, श्रीनगर। चार चिनारी श्रीनगर। तो चार चिनारी कहाँ पे है? तो श्रीनगर पे है। आप लोग इसे याद रखेंगे। चार चिनारी एक पर्यटक स्थल है जो कि चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ। वैसे श्रीनगर में बहुत सारा पर्वत भी है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो श्रीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो 4 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदना शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। मतलब कि इसमें से चुनना है कि वह स्लॉथ है या कुत्ता है या बाघ है या घोड़ा है। तो इनमें से कौन से ऐसे जानवर उनकी जो है संवेदन शक्ति बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि थोड़ा सा भी उसमें कुछ आवाज़ यदि आप कर देते हैं उनके बगल में तो वह तुरंत जो है उसका ध्यान मतलब कि वह पकड़ लेता है कि मेरे बगल से कुछ गुजर रहा है। इतना तीक्ष्ण होता है कि वह पत्तों के हिलने का आवाज़ भी सुन लेता है और घास पर कोई जानवर चलेगा तो उसका भी आवाज़ उसके कानों पे चले जाता। तो वह होता है कौन? बाघ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जैसे गेहूँ, मतलब कि बताना हो कि गेहूँ मूसला जड़ होता है क्या, मक्का का मूसला जड़ होता है क्या, गाजर का मूसला जड़ होता है क्या, बांस का मूसला जड़ होता है। तो आप इसमें बताना है कि कौन सा सही है, किसमें मूसला जड़ होता है। जैसे ऑप्शन नंबर 3 पे आप लोग चलेंगे गाजर। तो गाजर का क्या होता है? एक मूसला जड़ होता है। इसे आप लोग राइट आंसर टिक करेंगे। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। जो रेगिस्तानी मरुस्थल में जो ओक नामक जो वृक्ष पाया जाता है उसके बारे में हम लोग को कुछ इस ऑप्शन को छांटना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे ऑप्शन ए में है, यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद है, यह वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों में कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है
जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच जाए। उसके बाद है इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसी हो कि 50 वृक्षों के एक लाइन में एक के बाद एक दूसरों के एक सिर से दूसरे सिरों तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। मतलब कि इस वृक्ष के लंबाई के बारे में बात कर रही है कि 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद एक मतलब कि को जमीन में जब लिटा देंगे तो उसके बराबर होगा क्या। इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा जो रेगिस्तानी ओक होता है, इस वृक्ष की पत्तियां बहुत ही कम होती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी पे आप लोग जाएंगे। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि भौम जल स्तर तक न पहुंच पाए। तो ये भी ऑप्शन जाएगा और आपका ऑप्शन ई भी जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 जैसे है, ऑप्शन नंबर 3 पे है BCE। तो BCE में इस वृक्ष की पत्तियां कम होती, ये भी होगा। उसके बाद सी नंबर आप लोगों को बताए थे, सी नंबर आप लोगों को बताइए इस वृक्ष की जड़ें वहाँ तक जाती है जहाँ तक भौम स्तर तक न पहुँच पाए। उसके बाद बी में आपका हो गया क्या, इस वृक्ष की लंबाई जो है लगभग 4 मीटर होती है। तो बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ई सही हो जाएगा। तो BCE इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पक्की मछली खाना पसंद करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लोग जो है सरसों के तेल में बनी पक्की मछली का सेवन करते हैं या खाते हैं। तो सरसों से हम लोग याद रखेंगे श्रीनगर यानी कि कश्मीर। सरसों के तेल में यानी कि यहाँ पे है ना सरसों, तो सरसों के तेल में श्रीनगर, सरसों के तेल में श्रीनगर, सरसों के तेल में श्रीनगर यानी कि कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए कश्मीर राइट आंसर। सरसों तो श्रीनगर यानी कि कश्मीर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं जैसे ऑप्शन ए में है बच्चों की रुचियों के संबंध के क्षेत्र को पहचान करने में, बच्चों के विषय के निर्माण लेने में। उसके बाद है समस्याओं की स्थिति में बचने का समाधान करने में, बच्चों की क्षमताओं को कमजोरियों को जानने में। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपाख्यान मूलक अभिलेख क्यों किया जाता है, उसमें बच्चों की क्षमता की क्या स्तर है, उस क्षमता की कमजोरी को जानने के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों की क्षमताओं की कमजोरियों को जानने के लिए मतलब कि किया जाता है। और इसमें ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर 4 होगा। तो 4 में ए और डी। तो ए में क्या है, ए में है बच्चों की रुचि और संबंधी के क्षेत्र को पहचानने के लिए। तो ए और डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बच्चों की क्षमता की कमजोरी और बच्चा की रुचि क्या है और उसकी कहाँ कमजोरी है, इस चीज़ को जानने के लिए उपाख्यान मूलक अभिलेख की इस्तेमाल किया। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मसालों के पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे हैं। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है, मतलब कि आस्था नाम की शिक्षिका है जो 4ठी कक्षा के जो विद्यार्थी है उनसे 2 छोटे प्रश्न पूछे हैं। इसके द्वारा आस्था क्या जानना चाहती है और वह पाठ का नाम है मसाला। तो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना, मतलब कि ये भी हो सकता है कि मतलब जो शिक्षिका है वो विद्यार्थियों से कुछ जानना चाहती है कि आखिर ये मसालों के पाठ के बारे में पहले से कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो इसके बारे में वह मतलब कि इसलिए भी क्वेश्चन पूछ सकती है। उसके बाद कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों की पहचानना, ये गलत हो सकता है, ये नहीं होगा। उसके बाद अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशल के विद्यार्थियों को पहचानना, ये भी नहीं होगा। विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना, ये सही हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर ए और 4 ये दोनों इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा। 1 भी होगा और 4 भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं 1 भी और 4 भी दोनों सही होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। माधवी जो है अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है जैसे अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, आकलन अधिगम के रूप में, अधिगम के दौरान आकलन।
तो ऑप्शन नंबर 2 जो है अधिगम के लिए आकलन, मतलब सीखने के लिए आकलन किया जा सकता है। जैसे माधवी अपने कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गया, तो यह किस प्रकार का होगा, अधिगम के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन, तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब, मतलब कि एक इफेक्टिव जो है क्लास, मतलब कि सीखने सिखाने की जो है तभी संभव होगा जब शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे, शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने का लिए कार्य करे, शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देश पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना को संपादित करे। उसके बाद शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रतियों को समझने में सहयोग मिले। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। यदि आप ऑप्शन चौथा यदि पढ़ रहे, बहुत ही हद तक जो है सटीक बैठ रहा है। शिक्षकों के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रतियों को समझने में सहायता मिले, इसके लिए जो है प्रभावी शिक्षण अधिगम संभव होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। समूह कार्य ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण क्या होगा। जैसे ऑप्शन ए में है नियत कार्य, पेपर पेंसिल तो नहीं होगा। उसके बाद मौखिक प्रश्न, ये भी नहीं होगा। उसके बाद श्रेणी मापन रेटिंग स्केल, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रेणी मापन रेटिंग स्केल। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे। सपोज दैट आप एक ईवीएस के शिक्षक है, पर्यावरण के शिक्षक है, अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित किन कारकों पर विचार करेंगे। बच्चों की अभिरुचि जगाना, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी, केवल बाहर संचालित की जा सकती है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ए, बी और सी। तो ऑप्शन ए में है आपका ए, मतलब कि बच्चों में अभिरुचि जगाना, प्रकृति में समावेशी और मूल्य प्रभावी, ये जो है आपका सही हो जाएगा। मतलब कि तीनों चीज़ आप जब करेंगे तभी जो है एक, मतलब कि ईवीएस के शिक्षक के तौर पे आप बच्चे को अच्छे से समझा पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्ष के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। प्रियंका जो है अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण, मतलब वृक्ष को कैसे बचाया जा सकता है, इसके प्रति उसे जो है मतलब कि समझाना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा। जैसे ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, ये बहुत हद तक सही जा रहा है। वन संरक्षण पर मतलब कि वन संरक्षण पर भूमिका निर्वहन आयोजित करना, चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना। उसके बाद है लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर ले जाना। ये लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सटीक बैठ रहा है चौथा ऑप्शन, कि मतलब कि लकड़ी का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, इसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बच्चों को लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाना और एक मील की सैर पर ले जाना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान करना है। निरंकुश शैली, अनुज्ञात्मक शैली, समाकलित उपागम, उसके बाद प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, सी और डी। तो सी और डी में कौन सा है, सी में आपका समाकलित उपागम और प्रक्रिया अभिमुख उपागम, ये दोनों सही हो जाएगा। तो सी और डी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ईवीएस के शिक्षण अधिगम छात्र केंद्रित उपागमों को निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो सी और डी यानी कि समाकलित उपागम और प्रक्रिया अभिमुख उपागम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारे डैश व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। हमारे डैश व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा होगा, भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगतिक और भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है भावात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा, भावात्मक। हमारे भावात्मक व्यवहार तंत्र का मूल्य एक भाग है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ईवीएस जो है पर्यावरण प्रकृति की उत्तम व्याख्या किसके द्वारा आप करेंगे? यह कई विषयों को समाकलित करता है, यह बाल केंद्रित है, यह अनुभवजन्य है, यह शिक्षण आधारित है। तो ये जो है ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर ए जो है ये मतलब कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी और सी, ये तीनों जो है बिल्कुल ही ईवीएस की प्रकृति का जो है उत्तम व्याख्या करती है। तो ए, बी, सी ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों या विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। तो 3 ऐसे ऑप्शन को हम लोग को क्या करना, चूज करना जो पर्यावरण का क्या करता है, व्याख्या करता है। तो उसे हम लोग को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर जैसे हम लोग देखते हैं 2 में ए, बी और सी। तो ए, बी और सी, ए, बी और सी में क्या सब है, वनस्पति जात और प्राणी जात, ये बिल्कुल राइट होगा। जैविक और अजैविक बातों को जानना, उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक। तो पर्यावरण को मतलब कि जानने के लिए इन तीनों का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है, वनस्पति जात और प्राणी जात, जैविक और अजैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो ये तीनों आपका जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए, बी, सी। उसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। तो इसमें बताया जा रहा है कि ईवीएस के जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत देता है, किस चीज़ का? तो ऑप्शन नंबर 3 पे हम लोग देखेंगे पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। तो हम लोग जब भी पर्यावरण या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें जब भी हम लोग वास्तविक जीवन से बाहर की कुछ बातों को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाते हैं। तो ये मतलब कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने की ओर संकेत करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने का अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशल को बेहतर बनाना, विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है विद्यार्थियों के खोजने और सीखने के अवसर देना। आप लोगों को पहले भी बताए थे कि सीटेट में जहां आप लोगों को मतलब कि खोजी अन्वेषण आप लोग देखे तो मतलब कि खोज वाली बात आप लोगों को जहां दिखे तो वह पॉजिटिव होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है। निम्नलिखित में से ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति क्या है? व्याख्यान, प्रायोगिक, भूमिका निर्वहन या प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर जो है आपका भूमिका निर्वहन भी हो जाएगा और आपका प्रायोगिक भी हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है इसका दोनों ऑप्शन सही है। तो भूमिका निर्वहन भी हो जाएगा और प्रायोगिक भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग करते हैं तो क्या होगा? तो आपको नए विषयों को सीखने हेतु ईवीएस
के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है तो संप्रेतीय उपागम, प्रक्रिया उपागम, समाकलित उपागम या क्रियाकलाप उपागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रक्रिया उपागम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है आज ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इससे पहले सीडीपी का वीडियो यदि नहीं देखे तो उसका भी आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट लगाइए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।